हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास के क्वेश्चन होमवर्क था आप लोग के लिए। तो देखो इसमें बस वैल्यू पुट करना है और आपका क्या आ जाएगा आंसर log 0.5 और 0.02 और ये पॉइंट 2.33 बस वैल्यू मैंने रख दिया है ना T1 T2 सारा। तो यहाँ पे EA इक्वल्स टू क्या बन जाएगा। तो EA इक्वल्स टू देखो फिर log 0.5 और 0.02 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10 और 0.02 को 02/100 है ना 0.02 क्योंकि था तो यहाँ से 10 से 0 एक कैंसिल हो गया और ये 02 से 5 बन जाएगा। ओके और यहाँ पे साथ में ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई वहाँ चला जाएगा 2.303 8.314। अब ये जो 1/500 है माइनस 1/700 है उसका आप एलसीएम ले लोगे तो सोल्व हो जाएगा है ना। यहाँ 700 माइनस 500 बन जाएगा और ये 200/700 इंटू 500 हो जाएगा। ओके तो इस 700 टू 5 क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 बन जाएगा है ना 3500 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। ओके तो अब इसको अगर जो सोल्व करोगे इस पूरे वैल्यू को तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 46.8 किलो जूल पर मोल हो जाएगा है ना क्योंकि ये है तो यहाँ हो गया आंसर। ठीक है तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके उसी को आगे पढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट उसको देखते हैं। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या है सबसे पहले हम लोग उसका डिफाइन लिखेंगे। ठीक है इसको हम म्यू से नोटेशन या इसका नोटेशन है सिंबल जिसको बोलते हैं तो इसको डिफाइन किया गया कैसा। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा ये रेड हो गया मेरे पास जादू है मैं ब्लैक कर देता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर ना रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर which differ by 10 यूनिट। यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का रेशियो इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। यानी म्यू इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं के कोई सी टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन के एट टेम्परेचर T। यही क्या हो गया हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया है। ओके इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री rise in टेम्परेचर को शॉर्ट में लिख रहा हूँ राइज इन टेम्परेचर TMP। ठीक है द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड और ट्रिपल्ड। यानी कि ये जो म्यू का वैल्यू है वो 2 टाइम्स हो जाएगा या फिर 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके अपने इनिशियल वैल्यू से अगर जो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस वैल्यू ऑफ म्यू लाइज बिटवीन 2 and 3। ओके तो फिर एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। हाँ 2000 का नोट पिंक कलर का चलो बना रहे हैं तो बंद हो गया क्या नेक्स्ट टाइम से येलो बनाएंगे। तो इफ़ नथिंग इज गिवन है ना अगर जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है या 2.5 टाइम्स है तो हम ऑटोमेटिकली इसको क्या लेकर चलेंगे 2 टाइम्स। ओके इफ़ नथिंग इज गिवन देन द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी टेकन एज 2। टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या लेंगे 2। ओके तो अब देखो इसका जो डेरिवेशन था या फिर जो ऑब्जर्वेशन इसको किया था मैक्सवेल ने। ठीक है मैक्सवेल तो इसको हम लोग बोलते हैं और दूसरा था लुडविग बोल्ट्जमैन। तो जनरली इसको हम लोग लिखते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्योंकि दूसरे साइंटिस्ट ने साथ में किया था है ना अलग तो इसका नाम क्या है दूसरे का लुडविग बोल्ट्जमैन। तो हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। ओके लुडविग
बोल्ट्जमैन, हाँ वही है ये मैक्सवेल जो आपने कहाँ पे पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो पढ़ा है वही है ये। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू देम डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्टकट लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मे बी, मतलब मे बी या फिर ऐसा बोल सकते हो डिस्क्राइब्ड एज, ऐसा ठीक है, मे बी डिस्क्राइब्ड बाय प्लॉटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स NE/NT, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना NE/NT। अभी एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ों को, NE/NT क्या है। विथ अ गिवन काइनेटिक एनर्जी E, विथ गिवन काइनेटिक एनर्जी E, ओके, वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब किसी मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी E है, वैसे मॉलिक्यूल का प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो देखो यहाँ पे Ne क्या बता रहा है हमारा, हेयर Ne इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव काइनेटिक एनर्जी E, ठीक है। Ne क्या बता रहा है कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, E होगा। और Nt क्या बता रहा है, ऑब्वियस है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा ना, ये तो सबको पता होगा। Nt आजकल गेम वाला कर रहे हैं लोग, Nt वो वाला नहीं, नाइस ट्राई वाला नहीं है, क्या ये टोटल एनर्जी वाला है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स विथ। तो अब अगर जो हमें इनको ग्राफ से देखें, तो अगर जो आपने क्या पढ़ा है, हाँ गैसेस स्टेट नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको क्या है ये। एक साइड में ले रहे हैं हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका काइनेटिक एनर्जी क्या है E, ठीक है, यानी कोई स्पेसिफिक वैल्यू, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की पूरी वैल्यू, यानी लोएस्ट टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर जो इनका ग्राफ देखें हम लोग, देखो अब ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस है क्या होगा, अच्छा ये थोड़ा सा कर्व हो रहा है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होगी और वहाँ से क्या होगा, एक लोएस्ट वैल्यू पे जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, एक ऐसा नंबर आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है, जिसने पढ़ा है उसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, जो कि टॉप पिक बताता है ये वाला, है ना, जो टॉप पिक होता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस किसका, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का ग्राफ, तो जो टॉप पिक होता है वहाँ पे क्या बताता है, अगर जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ तो इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले देखो हम लोग गैसेस स्टेट में क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये अलग अलग वेलोसिटी पढ़ते हैं वहाँ पे, तो उसी से रिलेट कर रहे हैं हम लोग क्या, काइनेटिक एनर्जी को। तो ये जो टॉप पिक है उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या होता है, ये वो स्पीड होता है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी होती है, ठीक है। देखो क्योंकि टॉप पिक क्या है, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन है और टॉप स्पीड है ना, राइट हैंड साइड से। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं जहाँ पे गैसेस स्टेट में रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये क्या होता है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है या वैसे मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी क्या होता है, ग्रेटर देन रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी हाईएस्ट स्पीड से क्या होता है, उससे ज़्यादा, वैसे फ्रैक्शन मॉलिक्यूल, ओके। और हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं EA। EA लिखने का क्या मतलब है, मतलब वैसे मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। गैसेस स्टेट में लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्पीड्स वगैरह लिखेंगे, ओके, क्लियर होगा आई थिंक। तो इसी को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो ये सब सारी चीज़ें तो हमें गैसेस स्टेट में पढ़ना है, पर हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, एनर्जी के बारे में। तो स्पीड को चेंज करके क्या लिख लेंगे हम लोग, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो, है ना। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये
एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। रूट मीन स्क्वायर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी मैंने लिखा है यहाँ पे, वैसे मॉलिक्यूल्स या वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन ई है ना, इस ग्राफ के आगे यहाँ से राइट हैंड साइड में। ओके, तो इस पॉइंट को मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ आपके याद रखने के लिए, है ना, नोट्स में लिख लेना इसको। तो क्या लिख लोगे, यहाँ पे नीचे साइड लिख देते हैं पॉइंट बना के, द पीक ऑफ द कर्व, द पीक ऑफ द कर्व corresponds in the most probable kinetic energy, in the most probable kinetic energy, मतलब ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास होगी, या मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी बोल सकते हो या एनर्जी होने वाली है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। ओके, यानी कि अगर जो हम लोग यहाँ पे देखें, ये जो लाइन बना है ना, इस वाले लाइन से मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी वाले से राइट हैंड साइड में जो भी होगा एनर्जी, उनका मोस्ट प्रोबेबल से क्या होगा, ज़्यादा, और इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी से क्या होगा, कम। वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल उसके लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में उससे ज़्यादा वाले, ठीक है। ओके, तो देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, all the molecules don't have same velocity। इसी को मैक्सवेल ने वहाँ पे लिखा था, ठीक है। पहले ज्यूम करके हम लोग चलते हैं, क्या करते थे गैसेस थ्योरी में कि सभी का वेलोसिटी क्या होगा, सेम, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, सभी का वेलोसिटी सेम नहीं होगा। सो अगर जो सेम नहीं होगा तो क्या होगा, सो हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, है ना। अगर अलग अलग वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, अलग अलग। सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं तो मास तो सेम होगा। ओके, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास सेम वेलोसिटी होगा, तो सेम वेलोसिटी होगा तो सेम काइनेटिक एनर्जी भी होगा। और अगर जो एरिया अंडर कर्व की बात करें तो ये हमेशा याद रखना 1 होगा। क्यों, क्योंकि हम फ्रैक्शन को प्लॉट कर रहे हैं और जो फ्रैक्शन का सम होगा वो हमेशा क्या होता है, 1, है ना। ओके, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर, जिसके लिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट किया था कि जब भी टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, जब भी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होने वाला है। तो ऑब्वियस है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच, हाँ, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। रैंडम मोशन बढ़ने लगेगा और रैंडम मोशन क्या हो जाएगा, बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, बता सकते हो क्या, हाँ, जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी मिल रहा था अब उससे जो होगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, या ऐसा बोल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एक टेम्परेचर ब्लू वाला लो टेम्परेचर पे है और ये जो रेड वाला ग्राफ बना रहा हूँ ये वाला क्या है, हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे टॉप पीक वाला पहले लिख लेते हैं। टॉप पीक वाला क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जैसा देख रहे हो ग्राफ पहले क्या था, काफ़ी ब्रॉडर था, अब थोड़ा ब्रॉडनेस कम हुआ और लेंथ क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। ब्रॉडनेस करने का मतलब जो ब्लू वाला ग्राफ है काफ़ी हाइटेड है और रेड वाला का हाइट क्या हो गया, थोड़ा सा कम। ओके, एरिया हमेशा सेम ही होगा, है ना, इक्वल टू 1 ही आएगा। तो ऊपर वाले को T1 मान ले रहे हैं और नीचे वाले को क्या मान ले रहे हैं, ओहो क्या मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें T2 ग्रेटर देन क्या है, T1, ठीक है। और नीचे काइनेटिक एनर्जी का पढ़ रहे हैं हम लोग तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, वेलोसिटी को अब यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ब्लू वाला जो T1 लोअर टेम्परेचर पे है और ये जो ऊपर वाला रेड लाइन के नीचे है वो क्या है, T2 टेम्परेचर जो ग्रेटर टेम्परेचर पे है। तो देखो पहले ब्लू वाला एरिया क्या था, कम, और अब जो रेड वाला आया है वो क्या है, उसका वैल्यू ज़्यादा है ना। यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए, बढ़ गए, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा। क्लियर होगा आई थिंक ये। तो वैसे एनर्जी जो है मॉलिक्यूल का बढ़ गया, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ जो एक्टिवेशन है जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था उसकी वैल्यू जो थी, है ना, ई ए, उससे
ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई है ना। जैसे देखो ये वाला एरिया जो दिख रहा है तुम्हें ब्लू वाले का जस्ट ऊपर वाला, ये एरिया बढ़ गया। ओके, तो दिस एरिया शोज, क्या शो करता है, दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर ऐसा बोल सकते हो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स, है ना, बढ़े हैं ना क्योंकि, तो फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट एट T+10 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो टेम्परेचर था उससे 10 ज़्यादा, है ना, यानी T2 = T1+10 लिख रहे हैं हम लोग, है ना। वैसे मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया, यानी हमने पढ़ा था जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनका नंबर बढ़ गया। तो एरिया अंडर कर्व हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का ग्राफ बना रहे हैं। तो एरिया हमेशा क्या आएगा, 1 के इक्वल ही आएगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो e⁻⁻⁴ हमने कोलिजन थ्योरी में लिखा था, वहाँ पे वो क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए। तो वही है जो एरिया दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, वही क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है e⁻⁻⁴ जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, या जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। ओके, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं तक रह रहा हूँ। भले ही देखो आपको लग रहा होगा ड्यूरेशन ऑफ जो है लेक्चर का वो बहुत ही कम है, पर इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप ध्यान से इसको पढ़ना और दोबारा पढ़ना, ठीक है। अमाउंट जो है हमारी स्टडी का वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ड्यूरेशन। ओके, तो ज़्यादा ना रखते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर रख रहा हूँ, फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो। हो सकता है मैं इसको जल्द जल्द अपलोड करूँगा अब। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके और अच्छे एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको इसको पढ़ के। ओके, थैंक यू।